नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। मंथन में आज हम उत्तर प्रदेश से लेकर हिमाचल और कर्नाटक तक राज्यसभा चुनाव का घमासान और जिस तरीके से दल बदल या लालच, प्रलोभन और यहाँ तक की नौबत आ गई कि हिमाचल की सरकार ही खतरे में आ गई कांग्रेस की, इन सब की बात करें उससे पहले एक ऐसे शख्स को आज हम श्रद्धांजलि देंगे जो आज ही इस दुनिया में नहीं रहे। दाढ़ी टोपी वाला लिबास, मरते दम तक सांसद, मोदी ने जिस शख्स की तारीफ की ऐसा नाम अब इस दुनिया में नहीं है, शफीकुर रहमान बर्क। बर्क का सियासी सफर 5 बार लगातार संभल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 4 बार विधायक रहने वाले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क 94 साल की उम्र में भी राजनीति में सक्रिय थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। मुझे एक वीडियो याद आता है जब अभी पिछले ही लोकसभा के सत्र में बर्क साहब से कुछ बीजेपी के सांसद नुस्खे ले रहे थे कि वो इतने तंदुरुस्त कैसे हैं। तो बर्क साहब ने उनसे कहा था कि मैं 2 चपाती खाता हूं और 1 टाइम ही भोजन करता हूं और मांसाहार कदापि नहीं करता। ये एक तरीके से शाकाहार का मूल मंत्र उन्होंने बीजेपी सांसदों को भी दिया था। हालांकि बर्क साहब अपने तीखे बयानों के लिए भी जाने जाते हैं और समय समय पर देश की राजनीति में उन्होंने बहुत सारे बयान भी दिए हैं जिन पर विवाद भी हुआ, चर्चा भी हुई है। लेकिन वो शख्स बेहतरीन शख्स थे, वो एक नायाब शख्स थे। चौधरी चरण सिंह के साथ सियासत शुरू करने वाले डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क सियासत को इबादत कहते थे। डॉक्टर साहब मुस्लिम समुदाय के बड़े नेताओं में शुमार थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन एक तरीके से उनको एक बार फिर से सांसद बने। एक ही बार वो अपने जीवन में हारे हैं चुनाव जो 2014 में, लेकिन दोबारा वो सांसद बने। इसके बाद वो समाजवादी पार्टी में वापस आ गए, पुराने समाजवादी रहे हैं। डॉक्टर बर्क ने अपने राजनीतिक सफर में 10 विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें 4 चुनाव में उन्हें जीत मिली और वो 4 बार विधायक बन के। इसके अलावा वो एक बार यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे। तो कुल मिलाकर एक ऐसी शख्सियत भारत की राजनीति से विदा हो गई जो विवादों में कभी कभी जरूर रहती थी, लेकिन अब इस पीढ़ी के नेता गिने चुने शायद ही कोई बचे हों जो कम से कम देश, संविधान, लोकतंत्र की बात करते थे और उसकी लड़ाई लड़ते थे। शफीकुर रहमान बर्क को के न्यूज़ की तरफ से और के न्यूज़ के दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और ईश्वर उन्हें अपने चरणों में जगह दे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत बख्शे। मेरी यही प्रभु से, अल्लाह ताला से कामनाएं हैं। बात अब उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में चुनावों की। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर 11 उम्मीदवार खड़े हुए थे और संजय सेठ को लेकर असमंजस था, लेकिन समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने से और यहां तक कि समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप, मुख्य सचेतक, सबसे भरोसेमंद अखिलेश यादव के मनोज पांडे, रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक, वोटिंग शुरू होने के थोड़ी देर पहले उन्होंने दल बदल दिया। एक और विधायक अभय सिंह, बाहुबली माफिया, ये कहा जाता था कि मुलायम सिंह यादव को उनका संरक्षण प्राप्त है। अभय सिंह का एक वीडियो हाल में भी हमने देखा था, वो चल रहा था। अभय सिंह कह रहे थे कि प्राण चले जाएं लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। आज वो भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खड़े हो गए और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सिंह को वोट दिया। इस एक सीट के पेंच ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को उलझा दिया है और इसका असर केवल राज्यसभा के चुनाव पर नहीं पड़ा है, इसका असर लोकसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा। रायबरेली में गांधी परिवार या कांग्रेस समर्थित जो भी उम्मीदवार आएगा, उसके खिलाफ, उसकी मुखालफत में जिस उम्मीदवार की तलाश जिसकी तलाश थी, उसके बाद भी एक ऐसे उम्मीदवार का भी जो तलाश थी वो पूरी हो गई। मनोज पांडे को कहा जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और उसी रायबरेली जिले से आने वाले राज्य मंत्री दिनेश सिंह ने तो उन्हें कह दिया कि जिसको पार्टी कमल का फूल लेकर भेजेगी उससे लड़ाएंगे। तो लोकसभा के भी समीकरण
बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। एक अमेठी से भी विधायक राकेश प्रताप सिंह टूट कर आए, वहां भी अमेठी में भी स्मृति ईरानी का कुछ गुणागणित इससे बनेगा। बहुत सारे लोकसभा के राजनीतिक हित भी साधे गए, लेकिन अखिलेश यादव और ने कहा कि हम सारी चीजों को देखेंगे, जबकि सबसे ज्यादा खफा और टीस राम गोपाल के मन में रही। राम गोपाल ने कहा कि ये तो कुकुर मुत्ते हैं, एक बार जब सीजन खत्म हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएंगे। शिवपाल ने कहा कि अंतरात्मा की आवाज दिए हैं, अंतरात्मा की आवाज पर ही वोट दे रहे हैं बीजेपी को, ये भटकती आत्माएं हैं, जनता इन आत्माओं को ठिकाने लगा देगी। ये तो बात रही उत्तर प्रदेश की। मतगणना उत्तर प्रदेश में चल रही है। 2 वोटों पर समाजवादी पार्टी ने ऐतराज किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने उस ऐतराज को खारिज कर दिया। मतगणना उत्तर प्रदेश में चल रही है, लेकिन कर्नाटक में जो काम उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने किया, जो काम हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने किया, वो काम कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने किया और वहां के नायक DK शिवकुमार ने बीजेपी का एक वोट अपने पाले में डलवा लिया। उसका भी कोई चना चबेना, कोई बाजरा, कोई सिस्टम हुआ होगा। और बाकी 4-5 निर्दलीय विधायक भी वहां कांग्रेस के पक्ष में आए। बीजेपी का एक उम्मीदवार हार गया, एक जीत गया। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार कर्नाटक से राज्यसभा में चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा और बवाल क्रॉस वोटिंग को लेकर हिमाचल प्रदेश में है। 40 विधायक कांग्रेस के और 3 निर्दलीय। उसके बाद भी वहां बीजेपी के पास 9 विधायक, माफ कीजिएगा 25 विधायक थे और कांग्रेस के पास 40। उसके बाद भी उनके प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, उनकी सीट फंस गई है और बीजेपी के उम्मीदवार को की जीतने की संभावनाएं ज्यादा हैं। वहां कांग्रेस के 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और इस क्रॉस वोटिंग के बाद वहां की सरकार भी अल्पमत में आ गई है, ऐसा बीजेपी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा। जयराम ठाकुर अगर बोल रहे हो तो उनको सुना दिया जाए। खैर, जयराम ठाकुर अपनी बात कह के जा चुके हैं। वो दावा कर रहे हैं कि 34-34 वोट कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को बराबर मिले हैं और जिन 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनको बाहर ले जाया गया है, पंचकुला ले जाया गया है और पंचकुला से अब वो शिमला की तरफ निकले हैं। जो अभी खबर है कहां है, क्या रणनीति है, क्या गणित है। लेकिन जयराम ठाकुर ने साफ तौर पर बधाई दे दी है नड्डा को, मोदी को, अमित शाह को। ऐसा लग रहा है कि उनका उम्मीदवार जीत गया। लेकिन जो गुणागणित है वहां यह है कि 34-34 उम्मीदवार दोनों को वोट मिले हैं। कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवार को, बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी। तो दोनों को बराबर वोट मिलने की स्थिति में एक पर्ची डाली जाएगी, जैसे कि लॉटरी निकाली जाती है। अब उस लॉटरी में किसका नाम निकलता है या किसका नाम निकलना तय है ये तो पता नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस पूरे चुनाव में निकल कर आई है वो ये है कि एक तरफ इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनाव जिता रही है, तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी पर जनता का भरोसा क्यों है। वजह है मोदी की गारंटी। मोदी जी बार बार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन दल बदलू नेता भी बीजेपी पर बहुत भरोसा करते हैं, क्योंकि बीजेपी जो उनके लिए वादा करती वो करती है, जिसको जो कहती है वो करती है। लेकिन एक उलट पहलू भी है कि क्या जनता और नेता दोनों बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं। नेता अपना भविष्य, दूसरे दलों के नेता, कांग्रेस बीजेपी के नेता बीजेपी में आना पसंद कर रहे हैं, अपना भविष्य सुरक्षित मान रहे हैं। क्या समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी में अपना भविष्य सुरक्षित मान रहे हैं। और देश की जनता भी क्या बीजेपी को ही देश सौंपना चाहती है। क्या देश को बीजेपी के हाथों में सुरक्षित मान रही है, ये बड़ा सवाल है। राज्यसभा चुनावों के बीच जैसा कि मैंने बताया, सपा के तमाम एमएलए ने पाला बदल लिया, चीफ व्हिप ने इस्तीफा दे दिया। यूपी से लेकर कर्नाटक, हिमाचल तक सियासी उठापटक देखने को मिली। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी ने इतनी जबरदस्त तैयारी की, आप कुछ भी कहते रहिए, ऑपरेशन लोटस कहिए, लालच कहिए, लोभ कहिए, तोड़फोड़ कहिए, लेकिन बयानों से काम नहीं चलेगा। जितनी लापरवाही
चुनावों को लेकर लापरवाह तरीके से जो चुनाव लड़े गए हिमाचल में, यूपी में विपक्ष ने लड़ा है, उससे ज्यादा लापरवाही हो नहीं सकती। और हिमाचल में तो हद ही है, वहां के प्रभारी राजीव शुक्ला का पता ही नहीं कहां है। मुख्यमंत्री जिनकी सरकार है वो रो रहे हैं कि हमारे विधायकों को पुलिस ले गई। मजाक है, ये रिपोर्ट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए थे। रघुराज प्रताप सिंह से समर्थन की गुहार भी लगाई, अपने विधायकों को साधने की कोशिश भी की, लेकिन ऐन वक्त पर उनके विधायकों ने खेला कर दिया। सपा के 7 विधायकों ने बीजेपी के समर्थन में वोट करके सपा का सियासी समीकरण बिगाड़ दिया, जिससे पार्टी के तीसरे उम्मीदवार के जीतने की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर गया। सपा विधायकों ने दिया अखिलेश को धोखा, बीजेपी के सभी उम्मीदवारों की जीत तय। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर मतदान किया गया। राज्यसभा चुनाव में आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पार्टी विधायकों ने खेला कर दिया। सपा के 3 विधायक मतदान करने बीजेपी नेताओं के साथ विधानमंडल पहुंचे, जिसमें राकेश पांडे, अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह तीनों ही सपा विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट करने की बात कही। और साथ ही सपा विधायक मनोज पांडे ने भी वोटिंग करने से पहले मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के पक्ष में वोट किया। इस तरह सपा विधायकों ने ही राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव के समीकरण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। सपा विधायक मुकेश वर्मा और हाकिम चंद्र विंद ने भी बीजेपी के समर्थन में मतदान किया। हिमाचल में कांग्रेस को झटका, बीजेपी के पक्ष में वोटिंग। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा की एक सीट पर हो रहे चुनाव में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और उसके समर्थन दे रहे निर्दलीय समेत 9 विधायकों ने बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन के पक्ष में मतदान किया, जिसके चलते कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का खेल बिगड़ गया। क्रॉस वोटिंग करने वालों में 6 विधायक कांग्रेस और 3 निर्दलीय शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश और विधानसभा में कुल 68 विधायक हैं। कांग्रेस के 40 और बीजेपी के 25 हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस के पास था। लेकिन राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से विधानसभा का समीकरण भी डगमगाता नजर आ रहा है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज चल रहे विधायकों के धड़े से बीजेपी को समर्थन की उम्मीद है। इसी के चलते बीजेपी ने कम नंबर होने के बावजूद भी हर्ष महाजन को राज्यसभा के चुनावी मैदान में उतारा। वोटिंग के दौरान जिस तरह से कांग्रेस विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें आ रही हैं, उसके चलते अगर 9 विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट कर दे तो फिर सिंघवी के जीतने की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फिर जाएगा। कांग्रेस सूबे की सत्ता में होने के बाद भी अगर राज्यसभा चुनाव हार जाती है तो फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू की राहें आसान नहीं होंगी और सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए भी सियासी संकट गहरा सकता है। कर्नाटक में कांग्रेस के 134 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 66 और जनता दल सेक्युलर यानी जेडीएस के 19 विधायक हैं। इसके अलावा कर्नाटक में 4 अन्य विधायक हैं। कांग्रेस ने 4 अन्य विधायकों से 2 निर्दलीय और सर्वोदय कर्नाटक पक्ष के दर्शन पोतनैया का समर्थन होने का दावा किया। वो 3 सीट जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। कर्नाटक से लेकर यूपी तक दल बदलू की बहार देखने को मिल रही है। दिलचस्प बात ये रही कि इन चारों विधायकों में से जी जनार्दन रेड्डी ने सीएम सिद्धरामैया से मुलाकात की। विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग खुली मतपत्र प्रणाली के जरिए किया, जिसके बाद कर्नाटक में बीजेपी के साथ खेला हो गया। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि राज्यसभा चुनाव में यूपी में अखिलेश के साथ खेला कर बीजेपी में शामिल हुए विधायक
तो वहीं कर्नाटक में बीजेपी को षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। ये इन 3 राज्यों में और बिहार में भी राज्यसभा सीटों पर बहुत असर नहीं पड़ा, लेकिन महागठबंधन को झटका लगा। बिहार में यहाँ के 3 विधायक जो महागठबंधन के थे, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। इनमें 2 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं और 1 आरजेडी का है। तो पूरे देश में अगर देखा जाए तो पाला बदल लिया था। पहले भी फ्लोर टेस्ट के दौरान विधायकों ने, आरजेडी के 3 विधायकों ने, अब 3 विधायक के चले गए हैं। तो कुल मिला के विपक्ष वहां बिहार में भी कमजोर हो गया है और इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में इस पूरे घटनाक्रम के बाद वहां के मुख्यमंत्री सुक्खू और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुक्खू, सीधे चलते हैं शिमला। तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्षवर्धन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34-34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34-34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। और 34-34 का आंकड़ा स्वाभाविक आया। एक वोट भी इनवैलिड नहीं हुआ, सेकंड प्रेफरेंस वोट भी एक भी नहीं था। ये इस चुनाव की विशेषता है, शायद 75 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि उसके बाद एक ड्रॉ ऑफ लॉट से निर्णय हुआ। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हुआ सो हुआ, हमको भविष्य का सोचना चाहिए। और एक आश्वासन दे के मैं हिमाचल से जा रहा हूं। हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं। जिन लोगों ने इतना प्रयत्न किया, उनको सिर्फ मैं कह दूं विनम्रता से, पलट के आऊंगा शाखों पे खुशबू लेकर, पलट के आऊंगा शाखों में खुशबू लेकर, खिजा की जद हूं मैं, मौसम जरा बदलने दो। तो सबको वापस बहुत बहुत धन्यवाद। आई रिपीट दिस वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश। I want to thank from the bottom of my heart the entire top leadership of the Congress President, the former Congress President, Srimati Sonia Gandhi, and the entire top leadership for having reposed faith in me a 4th time. They sent me to Himachal out of good faith, and I am truly, truly grateful for the remarkable amount of confidence and faith they have reposed in me. Secondly, I would like to thank profusely, starting from the Honorable Chief Minister, each and every MLA, most of whom are now in this room, the office bearers of the Congress Party, each one of them
for having tried their best, worked hardest, been highly cooperative. And thirdly, I'd also like to thank the 9 persons, because they've taught me a lot about human nature, its fickleness or its resoluteness. They've taught us a lot because they supped with us. In the biblical terms, राज्यसभा के हिमाचल के कांग्रेस के उम्मीदवार को आप सुन रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वो चुनाव हार गए हैं। जो खबर है कि 34 वोट दोनों को मिले। हर्ष महाजन बीजेपी के उम्मीदवार, उनको 34 वोट मिले और अभिषेक मनु सिंघवी को भी 34 वोट मिले। मुकाबला टाई हो गया। लेकिन लॉटरी सिस्टम, चुनाव में भी लॉटरी पड़ती है, मुझे आज ही पता चला। लॉटरी सिस्टम में बीजेपी का उम्मीदवार जीत गया, अभिषेक मनु सिंघवी हार गए। भारी मन से वो विदा हो रहे हैं हिमाचल से। एक शेर के साथ में जो उन्होंने अभी सुनाया, मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं शेरो शायरी मेरी बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन वो इतना जरूर कह रहे हैं कि मैं खुशबू लेकर हिमाचल आऊँगा। मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के उस पार इस पूरे खेल की चर्चा होगी और लोकसभा चुनाव में इसकी क्या असर होगा, इस पर भी बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हार के बाद वहां के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। सुन लीजिए। जब वो चुनकर आए तो उन्होंने अपना वोट को बदला है, अपने ईमान को बेचा है। इससे आगे मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हिमाचल की जनता इस प्रकार की संस्कृति की आदी नहीं है। हिमाचल की जनता जानती है कि हमने कांग्रेस की सरकार को 5 साल चुनकर भेजा है और जिस प्रकार से वो राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं, उस दृष्टिकोण को हिमाचल की जनता पसंद नहीं करती। जैसे कहा कि रात को डिनर भी हुआ, सुबह ब्रेकफास्ट भी हुआ, तो क्या सुबह तक एसेस नहीं कर पाए कि उनका नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन क्या रहेगी? अब जब कोई ईमान अपना बेच दे तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। सुक्खू जी चरित्र की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अदब के साथ में ये कहना पड़ रहा कि अब राजनीति में चरित्र है नहीं, अब केवल जीत की राजनीति है, चरित्र की बात बेमानी है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय से संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। के शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। शुक्ला जी स्वागत, बहुत धन्यवाद। अवधेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चंदन मिश्रा साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी बहुत स्वागत। और राघवेंद्र सिंह राजू राजनीतिक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। राजू जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। संदीप मिश्रा के पास सीधे लखनऊ बीजेपी मुख्यालय चलेंगे और वहाँ का हालचाल लेंगे। तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक का तो हिसाब किताब पूरा हो चुका है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने 3 सीटें जीत ली और 1 सीट वहाँ बीजेपी को मिली। बीजेपी का एक उम्मीदवार वहाँ नहीं जीत पाया, बीजेपी ने वहाँ 2 उम्मीदवार खड़े किए थे। लेकिन जिस मैनेजमेंट के साथ में, जिस हिम्मत के साथ में बीजेपी ने 25 वोट होते हुए हिमाचल जीत लिया, वो वास्तव में कांग्रेस पार्टी और उसकी वहाँ की सरकार के लिए भी खतरा है, क्योंकि 6 कांग्रेस पार्टी के एमएलए और 3 निर्दलीय अभी है नहीं उसके काबू में, तो सरकार भी वहाँ की गिर सकती है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश लौट कर आते हैं। संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छे से कवर करें। संदीप, क्या खबर है गिनती को लेकर? उत्तर प्रदेश में सेठ जी माला पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, क्या स्थिति है? क्योंकि कुल मिलाकर स्थिति तो अब साफ हो गई है कि संजय सेठ चुनाव जीत सकते हैं। जब तक घोषणा नहीं होती तब तक तो हम इसको आधिकारिक नहीं कहेंगे, लेकिन जो क्रॉस वोटिंग की दशा और दिशा है वो क्या बता रही है, दर्शकों को बताइए और बीजेपी कार्यालय का हाल हवाल भी बताइए। संदीप।
बिल्कुल, देखिए दुर्गेन जी, साफ है कि जिस तरीके से आज क्रॉस वोटिंग सबसे ज़्यादा हुई है, यानी कि 7 से 8 क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का जो अपना एक 8वां उम्मीदवार था, जो कि देखा जा रहा है संजय सेठ के रूप में उतारा गया था, उनको जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन साफ है कि अभी तक जो है डिक्लेयर नहीं किया गया है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से 8वें उम्मीदवार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी, पूरी रणनीति जो थी वो साफ थी कि कैसे कहां से अपने वोट हम काटेंगे और कैसे हम अपने प्रत्याशी को जिताएंगे। उन सब तमाम बिंदुओं को लेकर के अगर हम चर्चा करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा नाम आता है, क्योंकि जो मनोज पांडे जो सचेतक के रूप में हुआ करते थे, उनका वोट बैंक मिलता है उनकी तरफ। इसके साथ राजा भैया का 2 वोट बैंक, वो वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के में जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम राजेश सिंह की बात करते हैं तो उनका वोट जाता है। तो तमाम ऐसे जो विधायक थे जिनका वोट बैंक आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से काट दिया। लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी के अगर कार्यालय की अगर हम बात करें तो कार्यालय की जो हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर फिलहाल जो है वो जश्न का माहौल की तरह बना हुआ है। लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कितनी देर में जो है रिजल्ट घोषित होगा, फिर उसके बाद यहाँ पर हम पटाखे और जश्न का माहौल जो है वो क्रिएट करेंगे। यानी कि विधानसभा से वो जीते हुए जो प्रत्याशी हैं, जहाँ पर वोटिंग हो रही है, वहाँ से सीधे सभी प्रत्याशी 8 प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ रुख करेंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद से फिर जो है यहाँ का जश्न का माहौल होगा। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी से जो है कार्यकर्ताओं का जमावड़ा जो है लगभग शाम 6 बजे से लगातार लगा हुआ है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है और उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी पर दांव खेला है और वो दांव जो है भारतीय जनता पार्टी का भारी पड़ा है। साफ तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर बात करते हैं तो जो 8वें उम्मीदवार को उन्होंने उतारा था उसको जिताते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी इंतजार है थोड़ा कुछ पलों का, क्योंकि थोड़ी देर में जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी। बिल्कुल संदीप, एक और छोटा सा सवाल ये भी बनता है कि जो ये दल बदल हुआ है वो लोकसभा चुनाव की राजनीति पर भी असर डालेगा, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए हैं तो जाहिर सी बात है कोई न कोई हर व्यक्ति को कोई न कोई वादा हुआ होगा लोकसभा को लेकर, किसी को किसी बात को लेकर। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरीके का बदलाव देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से हम ये चुनाव देखे हैं, इसके बाद फिर हम लोकसभा का चुनाव अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। वजह ये है कि जिस तरीके से साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने 8वें उम्मीदवार को जिताने में पूरी तरीके से सफल रही है और होने वाली है ये कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक वोटिंग की अगर बात करी जाए, जो आशाएं लगाए जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो दावे किए जा रहे हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने की अगर हम बात करते हैं तो हम समाजवादी पार्टी के अगर खेमे की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अंदर जो है वो नाराजगी देखने को मिल रही है अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच में, जो आज टूट करके जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ वोट करने के लिए मजबूर हुए। इसके साथ ही साथ पल्लवी पटेल की अगर हम बात करते हैं तो वो भी नाराज होती नजर आ रही हैं। तो तमाम ऐसे जो एनडीए की तरफ जो रुख कर रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, जो विधायक हैं, वो एनडीए की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसका असर बिल्कुल आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और साफ है कि जिस तरीके से तस्वीरें होंगी वो बिल्कुल क्लियर होंगी, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ में आगे बढ़ना चाह रही थी उत्तर प्रदेश में, ऐसे में अब जो है इनके अपने विधायक जो है टूट करके भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर कैसे इस बार इनको रोका जाएगा कि और विधायक और इनके नेता जो बड़े नेता हैं या विधायक हैं वो टूट कर न जा पाए। तो क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं इस पर भी डेंट पड़ता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया संदीप, बहुत शुक्रिया। ये संदीप मिश्रा हमारे सहयोगी जिस तरीके से पूरी तस्वीर खींच रहे थे वो अपने आप में विपक्ष के लिए एक डराने वाली तस्वीर। हमारे साथ अवधेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता मौजूद हैं। अवधेश जी, एक सवाल जो इस कार्यक्रम का मुख्य विषय भी है, मुख्य एक तरीके से जो वन लाइनर भी है हमारा, कि ये नेता और जनता अब दोनों बीजेपी पर इतना भरोसा क्यों कर रही है? भाई मोदी जी की गारंटी से आप देखिए अभी हाल के जो 5 राज्यों में बीजेपी को फायदा हुआ, सारे नेता आपके दल के हों, कांग्रेस पार्टी के हों, ये बीजेपी की तरफ क्यों जाते हैं और एक तरीके से क्या अपना भविष्य वहां सुरक्षित महसूस करते हैं क्या? ऐसी दशा में विपक्ष के लिए अब काम बचा कहां है? अवधेश जी, देखिए दुर्गेन जी, ये जो सारा खेल ना वो एक कहते हैं डर की मार्केटिंग है सारी की सारी।
भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, अभी आप हिमाचल में देख लो ये क्या कर रहे हैं, यूपी में इन्होंने क्या किया, और जो नेता है जिनको जनता ने एमएलए बनाया है, जैसे हमारे जो साइकिल पे चुनाव जीत के गए हैं, तो जनता ने तो उनको अपना प्रतिनिधि बनाया कि हमारे लिए लड़ेंगे, हमारे सुख दुख की लड़ाई लड़ेंगे। जनता ने उनको इसलिए नहीं बनाया था कि आप जाइए और वहां जाकर के कुछ ऐसा खेला करिए अपने अंतरात्मा में, उस आत्मा को संतुष्टि के लिए क्या क्या पूजा पाठ चढ़ा होगा, ये उनकी अंतरात्मा ही जानती होगी। देखिए, कुछ लोग अपने लोकसभा का उम्मीदवार बनना चाहते हैं, कुछ लोगों को मंत्री बनने का लालच है, कुछ लोगों को अपने तमाम कुछ ऐसा काम किए होंगे जिसका डर सता रहा होगा। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में, सिर्फ यहीं पर नहीं, पूरे देश में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, आपने उसका जीता जागता उदाहरण चंडीगढ़ में देखा। और चंडीगढ़ की घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई साहब को भी, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कमेंट करना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा खतरे में डाल दिया है। और कहीं भी हमारे पीडीए के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है, आज जो विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं उनको हमारे पीडीए के लोगों ने वोट देकर के विधायक बना करके इस उम्मीद के साथ भेजा था कि अवधेश यादव क्या अभी भी मानते हैं पीडीए बचा है? क्या पूरी बवाल की जड़ तो पीडीए है। ये लोग सारे लोग कह रहे हैं कि भाई हमको राम मंदिर का दर्शन नहीं करने दिया गया। अब पल्लवी पटेल कह रहे हैं पीडीए बचा कहां? राज्यसभा की सीटें आप केवल एक को दे दोगे, अगड़ों को, तो कहां बचा? रामजीलाल सुमन को छोड़ के बताइए, दो अगड़े उतार दिए कर। पल्लवी पटेल ने सवाल उठाया था आप पे। एक अंदर अंदर मुझे लगता है आपकी पार्टी में कुछ चल रहा है, वो मुझे लगता है आगे भी और आपको देखने को मिलेगा, आप बेहतर समझते हैं। कहीं सूची, अंतिम सूची नहीं होती है। इसके पहले का जो राज्यसभा का चुनाव, उसकी सूची देख लीजिए। अभी विधान परिषद के चुनाव होने हैं, अभी हमारे लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। देखिए, ये पीडीए बहुत बड़ा एक हमारा मिशन है। ये एक राज्यसभा से थोड़े पूरा हो जाता है। किसी राज्यसभा से पूरी सरकारें बन जाएंगी, पूरी सरकारें गिर जाएंगी, या समाजवादी पार्टी का पूरा राजनीतिक। देखिए, जनता हमारे साथ है। जनता ने जिनको चुन के भेजा था, एक आदमी ने मऊ में घोषित सीट से वो जनता के साथ दगा करने का काम किया, और जनता ने उसके साथ इतना बड़ा दगा किया, उसी पीडीए के लोगों ने दगा किया, जो जहां बहुत लोग बड़बोला बन के बोल रहे थे, आज उनके लोगों ने भी क्रॉस किया है, जो बहुत बढ़ के बोल रहे थे ना, और आज सबकी डीलिंग करा रहे थे, लेकिन अपना घर नहीं बचा पा रहे थे। ऐसे लोग जो पीडीए के साथ धोखा किए हैं। अच्छा, आप लोगों ने हार मान ली है? 8वीं सीट वाला मसला हार मान लिया आपने ना? हाँ, हमने नहीं मानी है। आज वही तो कह रहा हूं, उनके लोगों ने भी क्रॉस किया है। अब रिजल्ट आने दीजिए। लेकिन आज समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है, क्योंकि जिन लोगों ने क्रॉस किया, आने वाले 2024 में ये गजब है, ये गजब है। अवधेश यादव, ये गजब है। आनंद तारण कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। ये गजब है कि आप लोग हारकर भी कहते हैं कि बिल्कुल नैतिक जीत हुई है। अभी मैं देख रहा था वहां अभिषेक मनु सिंघवी को, उन्होंने हार के भी कहा कि ये तो ऐतिहासिक है। अगर आप लोग हार को ऐतिहासिक बताते रहे आनंद तारण, तो कल्याण है फिर आपका। आप भूल जाइए, इस देश में कभी सरकार में भी आप आएंगे। आनंद तारण, अनम्यूट करिए। रूप से आने वाले समय में ये सब चीजें परिधि पे आएंगी। अभी चुनाव तो हो जाने दीजिए, लोकसभा के चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता चल जाए कि हम कहाँ खड़े हैं। क्योंकि जो साइनिंग इंडिया का हाथ शुरू हुआ था ना, वो भी आप और हमने सबने देखा था। तो निश्चित रूप से अब आने वाले समय में यही सब चीजें होना है। जो मोदी पीपीआ की बात करते हैं, मोदी मैजिक की बात करते हैं, मतलब आनंद तारण, ये बताओ, नेता को भी बीजेपी पसंद है, वो भी बीजेपी में अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है, या सुरक्षित महसूस कर रहा है, और जो जनता है वो भी बकौल मोदी जी वो कह रही है कि भाई मोदी जी के हाथ में ही देश सुरक्षित है। तो जनता और नेता दोनों की पहली पसंद बीजेपी ही क्यों है भाई? कुछ काम तो कर रहे होंगे ना वो। चौहान साहब, जनता कहां कह रही है? चुनाव सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, चुनाव सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। आनंद तारण जी, आप देखिए, आप जिस राज्य से आते हैं बुरी तरह हारे। आपकी ऐसा लग रहा था, देश का कोई विश्लेषक नहीं कह रहा था कि मध्य प्रदेश हार जाएंगे। आप औंधे मुंह गिरे, तंबू उखड़ गया आपका। अब किस तरह हराए जनता आपको? देखिए दुर्गेन जी, मैंने आपसे क्या बोला कि जनता तो ये बोल रही है जब तक ईवीएम इस देश में है तब तक आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो हम तो मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं। बहुत बड़ा कर्नाटक में सरकार बन जाए तो ईवीएम नहीं है। अरे राष्ट्रगुरु बन रहे, सुनिए तो, कर्नाटक में भाई साहब सरकार बन जाए तो वो ईवीएम ने नहीं बनाई, वो बैलेट ने बना दी। और आंध्रा में सरकार, तेलंगाना में सरकार आपकी बन जाए तो वो ईवीएम नहीं है।
देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जहां की अपन बात कर रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर इसी लाइन पे चलते रहे कि हर जगह देखिए, मैं इसको कहीं दाएं बाएं घुमाना नहीं चाहता चर्चा को। मैं सीधे इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि जिस तरीके से कैजुअली आपके 43 विधायक हो, आप चुनाव हार गए। आपको तो 400 विधायक दे जाएं तब भी आप हार जाएंगे। ये स्थिति आपकी, आपका ये पुअर मैनेजमेंट है कि अपने लोगों को आप बचा के नहीं रख पाए। और यही हाल इनका है, अवधेश यादव का, इनकी पार्टी का, कि अंदर अंदर चल रहा था पीडीए धड़ाम, सब निपटा दिया। इनका मुख्य सचेतक ही भाग गया। इनका मुख्य सचेतक, जिसको पाला पोसा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता बनाया, ब्राह्मण सभा, ये सभा, वो सभा, शंख बजवाया, तिलक लगवाया, सब मटिया मेट हो गया। बताइए, है जवाब कोई अवधेश यादव के पास? अवधेश यादव के पास जवाब नहीं है। बोलिए तारण जी। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि आप हमारी तो सुनते ही नहीं है, आप ही सब बोल लेंगे तो हम क्या बोलेंगे? बोलिए भाई साहब, मैं तो आप ही लोग सुन रहा हूं, बोलिए। आज जो स्थिति है, और न केवल पूरे देश में जो स्थिति है, और जो मोदी जी ने जिस तरह का वातावरण बना रखा है कि अगर सच बोला तो आप अंदर, यदि आपने हम जो बोल रहे हैं वो बोला, ये हमारे साथ आ गए तो आप बिल्कुल टेनोपाल की जगह स्वच्छ हो जाएंगे। तो ये मोदी जी का मैजिक है। मोदी जी आए ना, बैलेट से चुनाव करवाए ना, और आप और हम सब मिलकर डिमांड करें ना। आज पूरा संयुक्त विपक्ष मांग कर रहा है कि बैलेट से चुनाव करवाए। हम तो चाहते हैं मीडिया भी मांग करे कि बैलेट से चुनाव कर रहा है। अरे भैया, संयुक्त विपक्ष एक हो जाओ, पहले आप लोग सुन ले। एक हो जाओ। मध्य प्रदेश की जनता आज हतप्रभ है। मध्य प्रदेश की जनता कह रही है कि अगर ईवीएम से चुनाव होते रहेंगे तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बनेगी, क्योंकि आज जो स्थिति निर्मित हो गई है। आज आप देख लीजिए, अभी जो चुनाव हुए, महापौर किस तरह से उनने भाजपा का बना लिया, और इसके बाद जो कोर्ट का आदेश हुआ, उसके जब गिनती हुई तो किस तरह से उसका हश्र हुआ, ये भी हमने और आपने देखा। तो हम क्यों नहीं इन सब चीजों की बात करते? मैं तो आप सबसे भी अनुरोध करता हूं, हम सब डिमांड करें, सरकार से डिमांड करें, क्योंकि हम लोगों का सबका नैतिक कर्तव्य है कि हम डिमांड करें कि बैलेट से चुनाव करवाएं। क्या दिक्कत है बैलेट से चुनाव करवाने में? अरे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जो चीज होगी सब सामने आ जाएगी। अगर हम गलत है तो हमें मेहनत करना पड़ेगी आगे, और अगर वो गलत है तो निश्चित रूप से नीचे आ जाएंगे। तो आज जो बोलते हैं मोदी मैजिक, मोदी गारंटी, ये सब धराशायी हो गए। अरे भाई, किस बात पे मोदी जी आज जीत रहे हैं? अरे जो वायदे किए वो वायदे कहाँ हैं? वो वायदे तो कहीं नहीं है। जो आज 10 साल पहले वायदे किए थे, आज महंगाई चरम सीमा पर है, नोटों का मूल्यन हो रहा है। नोटबंदी के बाद 2000 का नोट बंद हो गया। तो आनंद जी ठीक है, आपकी बहुत सारी बातें आ गई, दर्शकों ने सुनी। एक साथ इसी पे एक हो जाओ, सारे दल एक साथ बैठ जाओ कि भैया मोदी जी, हमें बैलेट से चुनाव चाहिए, हम चुनाव ईवीएम से नहीं लड़ेंगे। इसी बात पर एक हो जाओ पूरे देश के लोग। सीटें उठे तो बांट नहीं पाओगे आप लोग, और आपस में तो इस तरह करते रहोगे। केवल एक बिंदु पर, केवल ईवीएम और बैलेट पर एक हो जाओ, दिल्ली में धरने पर बैठ जाओ, और जब तक ना उठो, जब तक इस देश में बैलेट से चुनाव ना हो जाए। क्यों नहीं करते हो आप? टीवी डिबेट में या पब्लिक में बोलने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों को खुद करना पड़ेगा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपकी सलाह हम बड़े नेताओं तक पहुंचाएंगे। मैं तो बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, मेरी बहुत सारी छोटी सी बातें, आप तो बहुत पके हुए और तपे हुए नेता हैं, आपको भी बात पता होगी। मैं लगातार, हमारे साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी के शुक्ला जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, आपके पास आ रहा हूं थोड़ा। आज आपका दिन है, हालांकि कर्नाटक में थोड़ा सा दांव हुआ है, लेकिन हिमाचल और उत्तर प्रदेश में आपने पटकनी दे दी है। अंतरात्मा, ऐसा कौन सा मूल मंत्र है आपके पास जो अंतरात्मा जगा देते हैं शुक्ला जी? बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस देश में, उनकी अंतरात्मा जगाइए। बहुत जबरदस्त मामला है भाई, ये ऐसा फार्मूला आपने निकाला अंतरात्मा, बिल्कुल ऐसा नहीं कुंडली टाइप का जागृत कर देते, कुंडलिनी टाइप का जागृत आप लोग कर देते हैं। अचानक बिल्कुल लोग जागृत होकर आपकी बात कहने लगते हैं। जी, अंतरात्मा जगाने का काम सबसे पहले भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, जब उन्होंने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ, कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी था उसके खिलाफ लोगों से कहा कि आप अंतरात्मा के आधार पर वोट दीजिए, और लोगों ने इंदिरा जी के कहने पे वोट दिया, और कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार हारा था और वीपी गिरी चुनाव जीते थे। इसके पहले भी इन्होंने अंतरात्मा जगाई थी। आपको याद होगा जब केरल में पहली गैर कांग्रेसी सरकार को तो अंतरात्मा जगा के तोड़ दिया था, और कांग्रेस की सरकार वहां बना ली थी। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, भजन लाल भारतीय जनसंघ के सहयोग से हरियाणा में मुख्यमंत्री बने थे,
और पूरा पूरा कैबिनेट लेकर उन्होंने ऐसी अंतरात्मा जगाई कि पूरी पूरी कैबिनेट लेकर के सब कांग्रेस में चले गए थे, जिसमें जनसंघ के लोग भी शामिल थे। मेरा मतलब यह है कि राजनीति में मैं इससे सहमत हूं आपसे, जो भी हो रहा है वो राजनीति के अवमूल्यन हो रहा है, और राजनीति की इस अवमूल्यन की शुरुआत कांग्रेस ने की। जननी कांग्रेस के लोग हैं। जब भी आप राजनीति को वैचारिक धरातल पर नहीं करेंगे, जब भी आप राजनीति को वैचारिक मुलम्मे से नहीं कवर करेंगे, जब आप राजनीति को व्यापारिक घराना बना के करेंगे, तो यही सारी स्थितियां आएंगी जैसे उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जैसे राजस्थान वहां पे हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। आज जरूरत है इस देश में कि हम राजनीतिक रूप से वैचारिक धरातल पे मजबूत पार्टियों को आगे बढ़ाएं, वैचारिक धरातल पे जुड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाएं, तभी राजनीति की स्वच्छता होगी, तभी राजनीति की पवित्रता होगी। आज हम वो सब चीजें जो हो रही हैं वो कांग्रेस के बोए हुए बीज हैं जो अब निकल रहे हैं और जिसका इनको स्वाद चखना पड़ रहा है। अच्छा शुक्ला जी, बहुत बढ़िया बात कही, मैं बहुत आपकी प्रशंसा करता हूं। आपने बहुत साफ गोई के साथ में पार्टी लाइन से हट के भी आपने बहुत सारी बातें करी। आप बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, और आप भी बहुत सारे लोगों का सम्मान करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो कांग्रेस से ये जो मंत्र था आप लोगों के नेताओं ने ले लिया, तो फिर आप में कांग्रेस में क्या फर्क है? पार्टी विद डिफरेंस क्या है फिर शुक्ला जी? पार्टी विद डिफरेंस क्या है? अगर वही कोढ़ आप ढोगे तो इस देश की जनता माफ करेगी आपको भी क्या? 10 साल बाद आप भी कांग्रेस हो जाओगे। और अभी एडीआर की रिपोर्ट आई है कि 466 लोग के कांग्रेस के आपने लिए हैं, कांग्रेस और दूसरे दलों के, तो आपके दल का मूल कैडर तो गायब हो गया। सारे लोग तो चुनाव लड़ने वही लोग आ गए कांग्रेसी आपके यहां से। हाँ, यही डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि रणनीति के तहत अगर हम विभिन्न दलों के लोगों को ले रहे हैं, लेकिन आप एक भी उदाहरण, शायद कोई अनोखा उदाहरण मिल जाए कि जो वैचारिक दृष्टि से जुड़े हुए लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वैचारिक धरातल से जुड़े हुए लोग हैं और हमारी वैचारिक नीतियां पार्टी लागू कर रही है, सरकारें लागू कर रही हैं। जो हमने जनसंघ काल में कहा था वो चीजें आज भी हम कह रहे हैं। हमने ना तो अपने एजेंडे को बदला है, ना हम अपनी बातचीत को बदला है, और वो सारी चीजें धीरे धीरे लागू हो रही हैं। ठीक है। हम जब राजनीति में आए तो इसलिए नहीं आए थे कि हमारे यहाँ कोई एमएलए एमपी बनेगा। हम आए थे कि हम धारा 370 समाप्त करेंगे। भाई आपने ये भी नहीं सोचा था कि सारे कांग्रेसियों को एमपी एमएलए बना देंगे हम और आपके अपने कैडर को क्रश कर देंगे। आपने ये भी नहीं सोचा था कि सारे कांग्रेसियों को राज्यसभा हम दे देंगे। क्या जो भाजपा के लिए काम करने वाला आदमी क्या ये नहीं चाहता कि राज्यसभा हो जाए? तो आप यहां से कोई जाने वाला नहीं मिलेगा। नहीं, जाने वाला तो जो सरकारें होती हैं तब जाते हैं। ठीक है, मैं चंदन मिश्रा साहब के पास जाऊंगा अब, चूंकि मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं। चंदन जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही अभी शुक्ला जी ने। शुक्ला जी कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई जाता नहीं, हम चाहे पूरी कांग्रेस को लेकर आ जाएं, वैचारिक है। ये बड़ा अद्भुत है। दुनिया का एकमात्र ऐसा संगठन है बीजेपी जो वास्तव में मतलब सारे दल बदलू आके वहां इकट्ठा हो जाएं, उसके बाद भी जो काडर है वो रिवोल्ट ना करे। अद्भुत है, मैं सलाम करता हूं ऐसे काडर को। दरअसल है क्या है, ये पूरा मामला सत्ता का खेल है। जिसके पास सत्ता है, दल के लोग, दूसरे दल के लोग उस सत्ता के साथ जुड़ते ही हैं। ये राज्यसभा चुनाव में जो अभी हुआ है वो पहले नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। शुक्ला जी ने बताई दिया कि जो राष्ट्रपति के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ अंतरात्मा की आवाज पर वोट हुए। इसलिए मुझे लगता है कि जो पार्टी सत्ता में होती है दूसरे दल के लोग उसकी ओर खींचते हैं, स्वाभाविक है। और कोई नीति और सिद्धांत की बात अब रही नहीं। आज जो घटनाएं हो रही हैं वो पहले नहीं हुई हों और आगे नहीं होंगी, इसकी गारंटी कोई दल नहीं दे सकता। अभी तक सवाल यही है कि हर दल को अपना पहले घर बचाना चाहिए। उसमें वो विफल हो जाते हैं तो सामने वाले पे दोष मढ़ते हैं। भाई जब आपके घर की नींव ही कच्ची है, जब आपके घर की नींव पक्की ही नहीं है तो धराशायी होना ही होना है। अरे पहले घर तो मजबूत बनाइए महाराज। वही बात है शुक्ला जी, मैं आप ही की बात कह रहा हूँ आपके बीच में। चंदन मिश्रा पत्रकार हैं, चंदन मिश्रा पत्रकार हैं शुक्ला जी। आप उन्हें कांग्रेसी समझ के चापे दे रहे हैं, आप ऐसा मत करिए भाई। यहाँ पे अभी राजद के और कांग्रेस के लोग खिसक लिए
बीजेपी की तरफ और एनडीए की तरफ वहाँ बिहार में जी। उसके पीछे का कारण क्या है? सिर्फ सत्ता है। जिस दिन बहुमत साबित कर रहे थे नीतीश जी, उस दिन भी 3 लोग इधर आके बैठे हुए थे खेमे में। इसलिए सत्ता तो ऐसा गुड़ है कि वो चिटियां जा ही नहीं हाँ, जाएंगी। अगर उनकी सत्ता आ जाएगी तो फिर भाग आएंगे 6 लोग इधर, स्वाभाविक है। इसलिए वो स्वाभाविक चीजें हैं, इसमें कोई न आश्चर्यजनक घटनाएं हो रही हैं और न कोई अप्रत्याशित हो रही है। यह सब स्वाभाविक है। और जहां जिसके पास सत्ता होती है, जिस दल के पास, वो सत्ता की ओर खींचा चला आता है। अभी हिमाचल प्रदेश का आपने हाल देख ही लिया, उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं। भविष्य में भी जो पार्टी सत्ता में रहेगी उसकी ओर विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे और दल बदल में सबसे अधिक उधर ही होता है। दुर्गेंद्र जी हमेशा अभी 650 की गिनती गिन रहे हैं, पता नहीं कितने लोग और पिछले कई वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे आने वाले समय में, यदि सत्ता रही तो। इसलिए ये राजनीति में अब ये खेल है विशुद्ध रूप से कबड्डी की तरह, कि अपने खेमे को बचाओ, दूसरे खेमे को मारो। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। धन्यवाद। राघवेंद्र राजू आपके पास आ रहा हूं। ये जो उत्तर प्रदेश में पूरा खेल हुआ, जरा बहुत संक्षिप्त में हमें समझाइए कि लोकसभा चुनाव में कैसे इफेक्ट करेगा, बहुत जल्दी में। दुर्गेंद्र जी, आप ये स्थितियां तो देख रहे थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे आपने कहा कि राजा भैया से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिलने गए, मैंने कहा कि आज जो स्थितियां हैं पीडीए की, बेसिकली जो अंतर्द्वंद है वो ये है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आम लोगों में जो अवधारणा बन गई है कि एक तरफ आप समाज में ही सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित कर नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड को बदला भी था। अभी आपने देखा इतना बड़ा जो चुनाव हुआ हिमाचल का, अभी आप दिखा रहे थे, ऐसा नहीं है कि लॉटरी मेघालय की घटना हमको उस समय एक याद आ गई। 1988 में संगमा मुख्यमंत्री बने थे और लॉटरी से ही वो जीते थे, बराबर वोट मिले थे। बीएमसी का भी चुनाव 2017 में मुंबई में ऐसा हुआ। दुर्गेंद्र जी, सिस्टम होगा, मेरी कोई इस पर टिप्पणी नहीं है, एक कोई सिस्टम होगा, अच्छी बात है। राजनीति भी लॉटरी से हो रही, अच्छी बात है, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं। बोलिए जी, जो स्थितियां देखी हो कि आपने जितने जो आज वोट हुए हैं उनमें बड़ी संख्या में क्षत्रप हैं या ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और हो सकता है विचारधारा जो प्रभु श्री राम में जो माहौल बन गया है, राम में माहौल बन गया है, और जो काशी की बात है, धर्म संस्कृति की बात हो, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी पार्टी में रहते हुए जब चल रहा था और लगातार हमारी जो राघवेंद्र जी कंप्लीट करिए जल्दी से जी, वक्त नहीं है, बिल्कुल जल्दी से प्लीज। हाँ, उन्होंने भी ये कहा था कि नहीं, दुर्गेंद्र जी आप देख लीजिए, सपा में तमाम छत्रपों के गढ़ है, मैनपुरी, फरकाबाद, एटा, इटावा, आप क्यों सब जगह आप ओबीसी ही लगाएंगे? तो आज जो स्थितियां बन रही हैं जातियों में, जो अंतर्द्वंद आपने पैदा कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन का एक कारण है। और आने वाले लोकसभा में आप देख लीजिएगा, सपा के गढ़ में, अखिलेश के गढ़ में हो सकता है कन्नौज में भी कोई छत्र भरा दे और मैनपुरी में भी कोई छत्र भरा दे। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। राघवेंद्र जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभी जल्दबाजी होगी मुझे लगता है ऐसा कहना। के शुक्ला जी आपका शुक्रिया, अवधेश यादव आपका और चंदन मिश्रा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सवाल तो ये है बड़ा कि आखिर जो ये दलबदूल नेता हैं, इनकी पहली पसंद बीजेपी है, वो जान रहे हैं कि भविष्य सुरक्षित है, और जनता जो है, मोदी जी तो कह ही रहे हैं कि जनता उन्हें तीसरी बार आशीर्वाद देने जा रही है, और जनता भी ये मान रही है कि मोदी जी के हाथों में देश का भविष्य सुरक्षित है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।